हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्र लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और अक्सर इस संबंध में प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर भी विचार करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का एक परिचय प्राप्त करते हैं। वैसे तो आप लोगों को इस संबंध में पता ही होगा। वर्ष 1921-22 में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा की खुदाई में भारतीय उपमहाद्वीप की एक सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। बाद में सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में भारत एवं पाकिस्तान के कई अन्य स्थलों की खुदाई की गई तो इस सभ्यता का विस्तार इन क्षेत्रों में भी पाया गया और इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। तो इस सभ्यता का नामकरण, चूँकि पहले हड़प्पा में खुदाई होने पर इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। लेकिन जैसे जैसे सिंधु घाटी क्षेत्र के अन्य स्थलों की जब खुदाई हुई तो इस सभ्यता का विस्तार जब इन क्षेत्रों में पाया गया तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। इस सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है, अर्थात प्री हिस्टोरिक। जैसा कि आपको पता है कि ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल, इन दोनों ही कालों में मुख्य अंतर जो है यह होता है कि जब से इतिहास लेखन या लेखन की परंपरा जब शुरू हो जाती है तो उस समय के इतिहास को ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है, और जब लेखन की कला का आविष्कार नहीं हुआ था, अर्थात जब किसी सभ्यता के जो लोग जब लिखने की कला नहीं जानते थे तो उसे प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लोग लिखने की कला से परिचित थे, उनकी अपनी एक लिपि थी, लेकिन इसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इस सभ्यता को प्रागैतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह सभ्यता जो थी वो ताम्र पाषाणिक युग की सभ्यता थी, अर्थात चालकोलिथिक। अर्थात इस सभ्यता के लोग जो थे वो तांबे और पत्थरों के औजारों एवं वस्तुओं का प्रयोग करते थे, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र पाषाणिक युग की सभ्यता कहा जाता है, चालकोलिथिक। अब हम लोग इस सभ्यता की जीवन अवधि पर एक नज़र डालते हैं। वैसे तो इस सभ्यता के जीवन अवधि को लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद है और अलग अलग जीवन अवधि इस सभ्यता की विद्वानों के द्वारा बताई गई है, लेकिन सामान्यतः इस सभ्यता की जीवन अवधि ईस्वी पूर्व 3200 से ईस्वी पूर्व 1750 के मध्य की मानी जाती है। इसमें इस सभ्यता का जो आरंभिक चरण था वह ईस्वी पूर्व 3200 से ईस्वी पूर्व 2600 के मध्य माना जाता है। जो परिपक्व हड़प्पा चरण था वह ईस्वी पूर्व 2500 से ईस्वी पूर्व 1950 के मध्य का माना जाता है, और इस सभ्यता का जो उत्तरार्ध का चरण था, अर्थात जब इस सभ्यता में पतन के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे, तो वह अवधि जो है वह ईस्वी पूर्व 1950 से ईस्वी पूर्व 1750 के बीच की मानी जाती है। लेकिन कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार इस सभ्यता की अवधि ईस्वी पूर्व 2350 से 1750 के मध्य की मानी जाती है।
तो दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता के जीवन अवधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। अब हम लोग सिंधु सभ्यता के उद्भव पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का उद्भव विद्वानों के बीच एक विवाद का विषय था। जिस समय इस सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, उस समय पुरातात्विक साक्ष्यों का काफी अभाव था। इस सभ्यता के क्रमिक विकास अथवा निरंतरता का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। इस सभ्यता का सीधे नगरीकृत रूप सामने आया था, अतः विद्वानों का एक वर्ग इस सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता की एक औपनिवेशिक उपशाखा मानता था। विशेष रूप से जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने यह मत दिया कि इराक के मेसोपोटामिया के लोग नगर प्रौद्योगिकी के साथ इस क्षेत्र में आए और उन्होंने नगर स्थापित किए। बाद में जब वे चले गए, तब इस सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप से नगर ही गायब हो गए। और जैसा कि आपको पता है कि लगभग 1000 वर्षों के बाद ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में भारतवर्ष में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। तो उनके इस मत का आधार यह था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही पहली बार नगरीकृत सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए थे। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ब्रिटिश विद्वानों का जो यह मत है संभवतः पूर्वाग्रह से प्रेरित था, क्योंकि इसके माध्यम से वे भारत में आरंभ से ही विदेशी शासन की परंपरा सिद्ध करके ब्रिटिश शासन का भारत में औचित्य सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में पुरातात्विक खुदाइयों एवं नवीन अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि सिंधु सभ्यता बलूचिस्तान, सिंध एवं पंजाब क्षेत्र की पूर्वकालिक ग्रामीण सभ्यताओं के निरंतरता से ही उद्भूत हुई थी, इसका उदय हुआ था। आगे देखते हैं। दोस्तों, अब इस सभ्यता के उद्भव पर हम लोग चर्चा करें। तो जैसा कि नगरीकरण से संबंधित अपने वीडियो में मैंने आप लोगों से यह चर्चा किया है कि किसी भी नगरीय सभ्यता की पृष्ठभूमि में अधिशेष उत्पादन वाली एक सुदृढ़ कृषि अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब अधिशेष उत्पादन होता है तो जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग कृषि से भिन्न व्यवसायों में संलग्न होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का विकास होता है, व्यापार का विकास होता है, और ये व्यवसायी एवं व्यापारिक वर्ग जिस क्षेत्र में रहते हैं वह क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। तो नगरीकृत सिंधु सभ्यता के पृष्ठभूमि में भी एक सुदृढ़ कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्वी पूर्व 6000 से ही कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं। वैसे तो इस क्षेत्र में जो नवीन अनुसंधान हुए हैं उसमें ईस्वी पूर्व 8000 से ही इस भारतीय उपमहाद्वीप के इस क्षेत्र में बस्तियों के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं उन्हें जरा देखें हम। तो बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़, यहाँ से गेहूँ, जौ, खजूर पैदा करने तथा भेड़ बकरियां पालने वाले कृषक समुदायों का साक्ष्य मिलता है। उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा स्थल से चावल उपजाने का साक्ष्य लगभग ईस्वी पूर्व 5000 से ही उपलब्ध है। इसी काल में राजस्थान के झील निक्षेपों से लकड़ी के कोयला एवं अन्न के दानों के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ बलूचिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान एवं सिंध क्षेत्र में लगभग इसी समय से छोटे बड़े अस्थायी एवं अस्थायी गांवों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। जैसे बलूचिस्तान में किली गुल मोहम्मद, अफगानिस्तान में मुंडीगाक और हड़प्पा के निकट जलीलपुर ऐसे ही गांवों के उदाहरण हैं जिन्हें सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक स्थल माना जा सकता है।
इससे स्पष्ट है कि ईस्वी पूर्व 6000 से ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई बस्तियां स्थापित होने लगी थीं, लेकिन भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण इस क्षेत्र में स्थापित विभिन्न बस्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां अस्तित्व में आने लगी थीं। हालांकि इन विभिन्न संस्कृतियों के बीच परस्पर संपर्क की प्रक्रिया भी चल रही थी। इन संपर्कों का एक प्रमुख माध्यम पर्वतों तथा इनके ढलानों पर निवास करने वाले अध्य यायावरी पशुपालक थे, जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते थे एवं व्यापार में भी संलग्न थे। तो ये अर्ध यायावरी पशुपालक जो थे, जो पर्वतों पर या उसके ढलानों पर निवास करते थे और व्यापार का कार्य भी करते थे, तो ये इन विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच संपर्क का एक माध्यम थे, महत्वपूर्ण माध्यम थे। आगे बढ़ें। अब इन संपर्कों की दो दिशा थी। पहला कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अस्तित्व में आ रही संस्कृतियों के बीच का आपसी संपर्क था। ये विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में संपर्क में आ रहे थे। और दूसरा कि ईरान, मध्य एशिया और मेसोपोटामिया के साथ भी इन संस्कृतियों के लोगों का संपर्क स्थापित होने लगा था। इन संपर्कों का परिणाम यह हुआ कि इन संपर्कों से एक दूसरे के विशेषताओं के आत्मसातीकरण की प्रक्रिया भी चल पड़ी। इससे प्रौद्योगिकी और वैचारिक एकीकरण हुआ, जो एक विकसित एवं विस्तृत सभ्यता के रूप में प्रकट हुआ। यह तथ्य सिंधु पूर्व कुछ संस्कृतियों की विशेषताओं एवं उनके बीच परस्पर संपर्क के फलस्वरूप पाई जाने वाली समानताओं के रूप में प्रकट होता है, जो विकसित हड़प्पा या सिंधु संस्कृति की विशेषताओं का समेकन किए हुए थी। तो अब हम लोग कुछ सभ्यताओं पर, कुछ स्थलों पर जो संस्कृतियां विकसित हो रही थी, उन पर एक नज़र डालते हैं। सिंध क्षेत्र में घग्घर हाकड़ा नदी के किनारों पर ईस्वी पूर्व 4000 में अनेकों बस्तियां बस चुकी थीं, जो विकसित हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं का समेकन किए हुए थी। इसमें पहला प्रमुख स्थल देखिए, आमरी इस क्षेत्र का एक प्रमुख स्थल था। यहाँ के लोग पत्थर एवं मिट्टी के ईंटों के मकानों में रहते थे। यहाँ से अन्न कोठारों का साक्ष्य मिलता है। यहाँ के बर्तनों पर कुबड़े बैल, पीपल की पत्ती आदि का अंकन है। साथ ही बस्ती के किलेबंदी का साक्ष्य भी उपलब्ध है। तो ये सारी विशिष्टताएं, जैसे अन्न कोठार, कुबड़े बैल, पीपल की पत्ती का अंकन, बस्ती की किलेबंदी, ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं भी हैं, जो ईस्वी पूर्व 4000 में ही आमरी में उपलब्ध थी, या इसके साक्ष्य आमरी से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। इसी प्रकार इस क्षेत्र की कोटदीजी जो है, इस क्षेत्र का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से एक विशाल सुरक्षात्मक दीवार, भूरे रंग की धारियों की सजावट वाले मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रायः संपूर्ण भूभागों से प्राप्त होते हैं। आगे देखें। तरकाई किला भी इसी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से मूंग मसूर की दालें और देसी मटर का साक्ष्य मिलता है तरकाई किला से। मध्य एवं दक्षिणी बलूचिस्तान में अंजीरा, टोगाऊ, निंदोवाड़ी और बालाकोट जैसे स्थलों से आरंभिक हड़प्पा कालीन गांवों एवं उपनगरों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की बस्तियों से फारस की खाड़ी के साथ संपर्क का प्रमाण मिलता है। इस क्षेत्र से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं मृण मूर्तियाँ अन्य स्थलों एवं विकसित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त सामग्रियों से काफ़ी समानता रखते हैं। इसी प्रकार क्वेटा घाटी में दम्ब सादत एक स्थल है। यहाँ से बड़े बड़े ईंटों के घर तथा मिट्टी के बर्तन पर कुबड़े बैल का अंकन मिलता है। काफ़ी हद तक यहाँ से प्राप्त सामग्रियाँ अन्य स्थलों की सामग्रियों से समानता रखती हैं। आगे देखते हैं। दक्षिणी अफगानिस्तान में एक
स्थल है मुंडीगाक। इसको व्यापारिक मार्ग पर स्थित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के निवासियों का संपर्क ईरान, मध्य एशिया एवं बलूचिस्तान के कुछ नगरों के साथ था, क्योंकि मुंडीगाक से लाजवर्द एवं सेलखड़ी प्राप्त होती है, जो बदख्शा एवं ईरान से ही सैंधव स्थलों में मंगाई जाती होगी। तो लाजवर्द और सेलखड़ी जो कि बदख्शा एवं ईरान में से प्राप्त होता था, वह मुंडीगाक से प्राप्त होता है। इसीलिए मुंडीगाक के निवासियों का संपर्क ईरान, मध्य एशिया से माना जाता है। साथ ही साथ मुंडीगाक से विशाल खंभे युक्त भवन, धूप में सुखाई गई ईंटों की दीवार, मृदभांडों पर चिड़ियों, सिंह वाले जंगली बकरे, पीपल के पत्तों आदि का अंकन मिलता है, जो अन्य क्षेत्रों की सामग्रियों से समानता रखता है। राजस्थान का जो कालीबंगा क्षेत्र है, इसे भी आरंभिक हड़प्पा काल का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। कालीबंगा से किलेबंद बस्ती, जुते हुए खेत, बलि स्तंभ, मिट्टी के सांचे यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो अन्य सिंधु स्थलों से पर्याप्त समानता रखते हैं। कालीबंगा से सिंधु संस्कृति के 3 चरण प्राप्त होते हैं, अर्थात हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का चरण, हड़प्पा सभ्यता का चरण और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का चरण। ये तीनों चरण कालीबंगा के क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, राजस्थान आदि क्षेत्रों में प्रारंभ में छोटी छोटी कृषक बस्तियां स्थापित हो चुकी थीं, जिनमें अनेक प्रकार की क्षेत्रीय परंपराओं का उदय हुआ, किंतु एक ही प्रकार के मिट्टी के बर्तन, सिंह वाले देवताओं का अंकन, मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ आदि से यह प्रतीत होता है कि इन विभिन्न संस्कृतियों के एकीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसा संभव है कि मेसोपोटामिया, जहाँ सर्वप्रथम नगरों का विचार उद्भासित हुआ या सबसे पहले नगरीकरण हुआ, से संपर्क के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के निवासियों ने नगरीकरण का विचार ग्रहण किया होगा तथा उनसे भिन्न प्रकार के नगरीय व्यवस्था का सूत्रपात किया हो। कुछ समुदायों ने अपने बस्तियों को सुरक्षात्मक दीवारों से घेरने की प्रक्रिया अपनाई, जो संभवतः बाढ़ से रक्षा या फिर निम्न आर्थिक स्तर वाले समुदायों के प्रतिरोध से रक्षा के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ वह विभिन्न क्षेत्रों में उद्भूत क्षेत्रीय परंपराओं के बीच प्रौद्योगिकीय एवं वैचारिक एकीकरण के फलस्वरूप हुआ था। उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करके आप सिंधु सभ्यता के उद्भव के संबंध में एक बेहतरीन उत्तर प्रस्तुत कर सकेंगे। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के विस्तार का एक मैप आप लोगों के सहूलियत के लिए दिया गया है। आप देखें कि यह सभ्यता कितने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों पर विचार करेंगे, जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रमुख सैंधव स्थल एवं इसके खोजकर्ता, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें देखते हैं। तो हड़प्पा, दयाराम शाहनी 1921 में इसकी खुदाई इन्होंने की थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। सुतका गेंडोर ऑरेल स्टाइन ने 1927 में की थी। चनहुदड़ो की खुदाई गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में 1931 में की गई। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में किया। कोटदीजी रंगनाथ राव ने 1953 में इसकी खुदाई की। लोथल की खुदाई भी रंगनाथ राव ने 1954 में किया। आलमगीरपुर, जो मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल है, यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में किया। कालीबंगा की खुदाई ब्रजवासी लाल ने 1961 में किया। बनावली, जो हरियाणा का ये स्थल है, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में किया था। आगे बढ़ें। अब कुछ प्रमुख सैंधव स्थल
एवं उस नदी का विवरण हम लोग देखेंगे जिनके किनारे ये स्थल बसे थे। यह भी प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, यह रावी नदी के तट पर स्थित स्थल है। मोहनजोदड़ो जिसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान का एक स्थल है और यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। चन्हुद्रो सिंध प्रांत में है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वस्तुतः चन्हुद्रो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है सतलज नदी के तट पर। कोटदीजी सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल अहमदाबाद गुजरात में है और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश, यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन जमुना की एक सहायक नदी है। इसी प्रकार कालीबंगा गंगानगर राजस्थान का स्थल है और यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सैंधव स्थल हैं और उन नदियों के विवरण हैं जिसके किनारे ये स्थल स्थित हैं। आगे बढ़ें। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियां कहा जाता है और इसे पिगट ने बताया है। पिगट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियां थीं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि सिंधु सभ्यता का आकार जो था वह त्रिभुजाकार रूप में था और लगभग 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह सभ्यता विस्तृत थी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। अब हड़प्पा स्थल से जो अवशेष प्राप्त होते हैं जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसे देखें। तो यहाँ से बृहद अन्नागार प्राप्त हुआ है। यह 12 कमरों वाला अन्नागार है और 6 की पंक्तियों में आमने सामने बना हुआ है। हड़प्पा से ही श्रमिक आवास प्राप्त होता है। यह 15 कमरों वाला श्रमिक आवास है जो 8 एवं 7 की पंक्तियों में बना हुआ है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हड़प्पा से मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा से शंख का बैल, पीतल का इक्का और गेहूं तथा जौ के दाने, कुम्हारों के 14 भट्टे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो जिसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, यहाँ से बृहद स्नानागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांसे की नृत्यांगना और पशुपति शिव की मूर्ति जो है सो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। आगे बढ़ें। चन्हुद्रो एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से मनकों का कारखाना, इसके साथ साथ सिंधु पूर्व झूकर एवं झाकर संस्कृति के अवशेष जो है सो चन्हुद्रो से प्राप्त होता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि बिल्ली और कुत्ता भी इस काल में थे। सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक के अवशेष चन्हुद्रो से मिले हैं। लोथल एक अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था सिंधु सभ्यता का। यहाँ से गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोथल से युगल कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, अर्थात एक ही कब्र में 2 व्यक्तियों को दफनाए जाने का साक्ष्य जो है सो लोथल से प्राप्त होता है। बाट तथा माप के उपकरण लोथल से प्राप्त हुए हैं। फारस की मुहरें जो है सो लोथल से प्राप्त हुई हैं, चूँकि यह व्यापारिक स्थल था। इसके अतिरिक्त घोड़े की मृण मूर्तियाँ अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ घोड़े की लोथल से प्राप्त हुई हैं। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी और पत्थर तथा मिट्टी से बने भवन मिले हैं। तो रोपड़ में जो भवन निर्मित हुए हैं वह पत्थर तथा मिट्टी से बने हैं। कालीबंगा जिसे काली चूड़ियाँ भी कहा जाता है, यहाँ से चबूतरों पर बने हुए हवन कुंड, बलि स्तंभ, जुते हुए खेत और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि छिद्रित खोपड़ी भी कालीबंगा से प्राप्त होती है।
तो बलि प्रथा सिंधु सभ्यता में थी, ऐसी मान्यता है। और इसका साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिलता है। और साथ ही साथ छिद्रित खोपड़ी से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस काल में खोपड़ी की शल्य क्रिया भी होती थी संभवतः। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। आलमगीरपुर जो मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है स्थल, यहाँ से सिंधु सभ्यता के अंतिम अवस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे देखें, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे, उनकी अपनी लिपि थी। तो हड़प्पा लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं और लगभग 250 से 400 अक्षर हैं। सिंधु मुहरें जो हैं वह बेलनाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार रूप में मिली हैं और अधिकांश सेल खड़ी की बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी, गोमेद, चर्ट आदि की भी मुहरें सैंधव स्थलों से प्राप्त होती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं। तो सैंधव सभ्यता से संबंधित ये कुछ प्रमुख तथ्य थे। दोस्तों, अगला वीडियो जो मेरा होगा वह सैंधव अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्यों के साथ इसे मैं प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।